कम बैक टू द शो। कुछ आम मौज़ूआत से हटके एक बड़ी तब्दीली की बात करते हैं। सेठ साहब खुश होंगे आप? खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र है पानी दे विच मदानी पा कर करके तुसी पागल करता सारे। हाँ बस क्या करें, वो रोजी रोटी है। फिर हर बैठक का मौजू है तो आपसे पूछना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा चेंज हुआ जो तकरीबन 15 साल हसीना वाजिद साहिबा के रूल में तो नहीं हो सका था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात। और इसमें एक बड़ा मोमेंट आया जब उनके एक सीनियर जनरल ने पाकिस्तान का विज़िट किया और सभी चीफ्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की, नेवल चीफ, एयर चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जनरल स्टाफ। और उसमें उन्होंने जो एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें इस जो हमारे ताल्लुकात है उसको किसी भी बैरूनी मुदाखलत से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस विज़िट को आप कैसे देखते हैं एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर खित्ते में? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत जल्दी ये पॉलिसी शिफ्ट आ रही है बांग्लादेश में। मेरी अपना ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी द बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट वुड मूव टू डू। पहले ये कि इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब करना और फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ अच्छा करना। मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, क्योंकि देखिए हसीना की कंस्टिट्यूंसी तो है ना बांग्लादेश में, ठीक तो, और वो 15 साल रही है, तो एकदम उसको रिवर्स करना माइट बी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए शायद ये शुरू में इंडिया के साथ तल्लुकात बुरे ना होने दें डिप्लोमेटिकली, ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज ना करे, और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। और यहाँ तो उन्होंने जिस स्पीड के साथ इंडिया को फारग किया और पाकिस्तान को जप्पी पा ली, मतलब है कि ऑब्वियसली वी आर डिलाइटेड, and India is very angry and upset। तो एक तो ये, तो दूसरी चीज़ ये कि अब वो कहाँ बातें जो है कहाँ से कहाँ चल जा रही हैं, बातें बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती जा रही हैं। हाँ। और यहाँ तक कि अब मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसकी बातें शुरू हो गई। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बातें शुरू हो गई। हाँ, ये अभी ट्रेड डेलीगेशन की बातें शुरू हो गई, ट्रेड डेलीगेशन होके आया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू एंड इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इन बांग्लादेश। तो गुड लक। अब देखना ये है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से आगे कैसे पेशकदमी होती है। बट आई थिंक आपने देखा होता क्या है हमेशा, क्या वहाँ से क्या कोई सियासी डेलीगेशन आई? पॉलिटिकल तो नहीं अभी तक, ट्रेड एंड मिलिट्री। तो ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं, तो पॉलिटिकल, हाँ, अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली। हाँ, तो कौन सी कोई ट्रेड डेलीगेशन आई है? यहाँ से गए हैं वहाँ, यहाँ से गए? हाँ जी, वहाँ से तो नहीं आए। नहीं, वहाँ से कौन आया? मिलिट्री उनके सेकंड इन। तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी आता है बाहर से वो साड़ी गवर्नमेंट तो कहा नहीं पाता। नेपाल भी होए, जो भी होए, बेलारूस हो गया, जो भी हो, सारे पहुंच जाते हैं GHQ, क्योंकि सबको पता है कि पावर कहाँ रिजाइड करती है। ठीक, तो और ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप कहीं बन जाती है ना, तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब भी होने जाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वो जो मिलिट्री टू मिलिट्री अगर वो बरकरार रहे तो इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैट रिलेशनशिप दैन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई, ऐसा ही है, और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं। जिस किस्म के जेट्स की बात हो रही है जी, वो तो उस किस्म के जेट्स तो इंडिया के पास भी नहीं है। J-17 था जी, J-10 एंड J-F-17। तो उनमें से एक किस्म के जहाज़ वो लेंगे, बोथ आर वेरी एडवांस्ड फाइटर्स, और वो पाकिस्तान से खरीदेंगे, चाइना से नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि यहाँ बिल्ड हो रहे हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट। उनमें से एक जेट जो है वो तो दे सेइंग इट्स कंपैरेबल टू द अमेरिकन F-35, उनका जो नया स्टेल्थ जेट है। तो दिस इज बिग न्यूज़ एंड इंडिया मस्ट बी वेरी वरीड एंड वेरी अपसेट कि यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये स्मॉल आर्म्स या कोई टैंक शैंक चार चले गए। नो, दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी ट्रेनिंग भी सारी पाकिस्तान करेगा जी। और याद रखिए एक बात को, जो मुल्क आप जब अमेरिका जाते हैं उनके जेट्स लेने के लिए, तो आपकी ट्रेनिंग अमेरिकन कराते हैं जी। तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन भी होती है।
उसके अंदर एक कॉमराडरी भी बन जाती है, कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं, दोस्तियां भी हो जाती हैं, ठीक। इसी तरीके के साथ नाउ द मिलिट्री टू मिलिट्री relationship between the Pakistan army and the Bangladesh army will be a solid cementing factor. Will be a solid cementing factor. और कल को ये जहाज़ बना के हम उनको दे देते हैं, और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे टू बाय दीज, तो आपको कोई ना कोई क्रेडिट टर्म्स भी देनी पड़ेंगी, तो इन अ सेंस वो डेट भी हो जाएगी, दे विल बी इंडेटेड टू यू लाइक यू आर इंडेटेड टू द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सो ऑन. So these are very formidable challenges and very formidable steps that are being taken. अगर ये complete हो गया military to military, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा बांग्लादेश will also open itself up to Pakistani investment. And मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन अभी तक ऑलरेडी देख रहे हैं कि whether they can set up their textile industry in Bangladesh. Where the electricity is cheaper, the labor is cheaper, hard working, productivity is high, and so on. तो इसलिए I think this is very significant. अच्छा, सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर, और जाहिर है ये दोनों ताल्लुकात एक अरसे के बाद बहाल हुए हैं, तो भारत भी इनको बड़ा क्लोजली देख रहा है, और उसकी समझ तब आती है जब उनके आर्मी चीफ अचानक से उठ के जनरल उपेंद्रा एक तकरीब से खिताब करते हुए 80% जो जम्मू कश्मीर में वो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऐसा बयान दे देते हैं, जिसको पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और पाकिस्तान का जो महकमा दिफा है वो रद्द कर देता है. तो आप यही समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये आवाज़ उठी है भारत की तरफ से, और इंदिया है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तल्ख होंगे ताल्लुकात? तल्ख तो हैं और भी होंगे. वजह हमारा इस वक्त जो रियल इशू है इज सपोर्ट टू TTP एंड टू बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट. और दोनों को इंडिया की तरफ से इमदाद मिल रही है, ठीक. उनको प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, मगर जो इमदाद मिल रही है अफगान गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं देने, देंगे क्या वो. दोनों फोर्सेस को, जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, उनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री. ओके, तो आप सोच लें कि इस दफ़ा वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट. द बूट इज़ ऑन द अदर फुट. इंडिया हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाता था आयशा? इंडिया हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि सिखों को आपने जी उस तहरीक को हवा दी आप. हाँ, ठीक है ना जी, उस वक्त जी 80s में खालिस्तान. हाँ. और अब भी वो कहते हैं कि जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कश्मीर में 90 की दिहाई में और 2000 में आपने सब कुछ किया, मुजाहिदीन, ठीक. इंडिया वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम. एवे तो नहीं वहाँ 600,000 इंडियन ट्रूप्स बैठे 7 लाख एवे तो नहीं, छोटी बात है. 600,000 फुल फ्लेज्ड आर्मी, फौजी छावनी है, सारी आर्मी 600,000, सबसे बड़ी फौजी छावनी. हाँ, छावनी, एक पूरी प्रोविंस को छावनी बना दी. इसका मतलब है कि इट्स अ सीरियस इशू. एंड सबको पता है कि जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिनको तारीख का नहीं पता मैं याद दिला देता हूँ. ऑपरेशन जिब्राल्टर ये था कि हमने यहाँ से कुछ भेज दिए थे लोग, अच्छा, और उनको कहा था कि शुरू करो वहाँ अपराइजिंग करो इंडिया के खिलाफ. मगर कश्मीर की जो लोग थे वो तैयार नहीं थे उस वक्त कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक. दे वर नॉट रेडी फॉर इट. तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया. अच्छा. और हमारे लोग जो थे, जो हमने यहाँ से भेजे थे, वो मारे गए. और उसके बाद इंडिया ने हमें कोट अनकोट सबक सिखाने की कोशिश की बाय लॉन्चिंग वॉर अगेंस्ट अस. इंडिया स्टार्टेड द वॉर, वी डिड नॉट. अच्छा. 1965. तो अब सूरत हाल ये है कि क्या इतनी बड़ी अपराइजिंग, क्या अगर पाकिस्तान ने लोग भेजे होते तो क्या कश्मीरी खड़े हो जाते? नो. ये इंडिजिनस है. ये इतनी बड़ी अपराइजिंग जिसके लिए आपको nearly 1 million people in civil and military forces आपको वहाँ रखनी पड़ रही है. This is genuinely a people's uprising. ये यहाँ से लोग भेजने के साथ नहीं ऐसी चीज़ होती जी. ये खालिस मकामी तहरीक है आप कह रहे हैं. It's a national liberation. और बड़ी रिप्रेशन हुई है उनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है. तो अब रह की बात, तो इंडिया इस जैसे कहते हैं ना, पेइंग बैक. उन्होंने फिर अपने 2 फ्रंट खोले हुए यहाँ. ठीक. और आप हर रोज़ ये इल्ज़ाम लगता है यहाँ कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है. इंडिया को एक और चीज़ की तकलीफ हो रही है. इंटरनेशनली पहली दफ़ा फॉर ऑल एज फार एज आई कैन रिमेंबर तारीख में कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है सिंस 1980s 90s, कभी उसकी तनकीद नहीं की। ये पहली दफ़ा ऐसे है कि पिछले साल से 2 साल से इंटरनेशनल मीडिया जो है, स्पेशली टॉप अमेरिकन न्यूज़पेपर्स एंड ब्रिटिश पेपर्स, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि इंडिया ने जिस किस्म की, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर जो अंधेरा है और जो रिप्रेशन हो रही है उसके बारे में दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर। इससे बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। जी। वो जो रोमांस था ना ऑफ द वेस्टर्न मीडिया विद इंडिया, दैट रोमांस हैज कम टू एन एंड। दैट रोमांस इज नो लॉन्गर देयर। 2 रीजंस। एक ये दिस रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स रिप्रेशन, बिकॉज इसको जितनी भी इग्नोर करने की कोशिश करें आप नहीं कर सकते। और बाय द वे इसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कहता रहा, किसी ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। हम तो चीखते रह गए ना कि देखो क्या हो रहा है, मगर कोई नहीं सुना। तो आप सोशल जब ये खुद गए हैं वहाँ, देखा जाके, तो फिर जाके सोशल मीडिया भी को भी मॉनिटर किया, तो फिर इंडिपेंडेंट वॉइसेस ने ये कहना शुरू किया। एंड देयरफॉर नाउ देयर इज अ एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन पॉलिटिकल सर्कल्स है कि इंडिया कर क्या रहा है। दूसरी चीज़ कि इंडिया अब इतना अपने आप को बड़ा समझने लगा है, इतना मगरूर हो गया है, एरोगेंट हो गया है कि उसने पहले तो रीजन के अंदर अपनी हेजुमनी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सारे छोटे छोटे मुल्क उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। जी। बांग्लादेश इज द लेटेस्ट एग्जांपल। मगर इसके अलावा इसने ये जो पॉलिसी इख्तियार की है कि टू कैरी आउट असैसिनेशंस अक्रॉस द बॉर्डर, जी, दिस हैज रिबाउंडेड बैक। इंडिया बड़े फख्र के साथ, इंडिया स्ट्रेटेजिक थिंकर्स कहते हैं, हमने 7 लोग कश्मीरी 7 टॉप कश्मीरी लीडर्स को पाकिस्तान में जाके असैसिनेट किया। दे से दैट, नाम लेते हैं उनके कि जी उसको हमने असैसिनेट कर दिया। Across the border, they're buying people in Pakistan to go and assassinate Kashmiri leaders or Kashmiri jihad leaders in Pakistan. Now they've gone beyond that. वो सिखों के खिलाफ वो कनाडा, अमेरिका एंड यूके, तीनों जगह से प्रोटेस्ट आई है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्कों में आके आप अपने जो योर सो कॉल्ड एनिमीज उनको आप एलिमिनेशन कर रहे हैं अगेंस्ट आवर लॉज, यू कांट डू दैट। सबसे पहले कनाडा ने बड़ी हार्ड लाइन ली, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत हार्ड लाइन ली। आई वाज इवन सरप्राइज्ड कि इतना सख्ती, बिकॉज़ इट्स अ टेरिबल थिंग व्हाट द इंडियंस आर डूइंग, बिकॉज़ यू सी व्हाट आर द इंडियंस डूइंग। इंडियंस आर डूइंग व्हाट ग्रेट पावर्स डू। अमेरिका, CIA does this. ठीक, इजराइलीज डू इट। अभी आप देख ही रहे इजराइल ने ईरान के अंदर क्या दंदनार है। ठीक है, मोसाद करती है, CIA करती है, अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती है ना। तो अब इंडिया कहता साड़ी भी रॉ करेगी, अस्सी भी बड़े बड़े हो गए, बदमस्ता थी। तो ये जो फ्लेक्सिंग ऑफ मसल है ना, इंडिया इज डूइंग दैट। अब उसमें ये सारा कुछ हो रहा है और आप आर्मी चीफ चुप करके उनका बैठा रहे। ठीक, अभी तो जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज लाइक अ वुंडेड टाइगर। बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इट्स लाइक अ वुंडेड टाइगर। फिर ये जो अमेरिका और वहाँ से जो धक्के लगे हैं कनाडा में और यूके में, ये समझ नहीं आ रही उनको हमारे साथ ये कैसे हो सकता है, झुंझला गया। हाँ, ये कौन होते हैं? तो अब पाकिस्तान के पास तो चांस है कि सार्क को भी एक्टिवेट कर दे, जो भारत की अब वो तकलीफ उसकी हो रही है कि यार ये तो नाउ ऑल ऑफ देम आर गैंगिंग अप अगेंस्ट अस। और ये बांग्लादेश उधर चला गया, चाइना उनके साथ है, और हम तो इनको वहाँ फलानी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना चाहते, ये हर जगह पे पहुँच रहे हैं। तो So India is in the region upset कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, और इसलिए अब वो इंटरनेशनली भी उनको धक्के लग रहे हैं। सो आई थिंक ये आर्मी चीफ का जो बयान है, टू बीफ अप अपनी मोटिवेशन, अपनी कि भाई हम भी हैं, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। It is that sort of thing. It's a deliberately provocative statement. Okay. Aimed at motivating his own forces and is giving morale to his own people. कैसी की तैसी। बहुत से मैसेजेस है, बहुत से सिग्नल्स मिल रहे हैं, स्पेशली BRI का भी बांग्लादेश के इस स्टेप के बाद, के पाकिस्तान के क्लोज आने के बाद उसका फ्यूचर भी देखना होगा। बहुत से अहम मामलात और भी एक ब्रेक के बाद।